हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब ये टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में कोई चैप्टर तो है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आइसोमेरिज्म हर एक चैप्टर का पार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में अलग अलग कैपेसिटी में इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आइसोमेरिज्म टॉपिक से वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि आपके स्कूल के एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आइसोमर्स कहते किसको है। व्हाट आर आइसोमर्स? देखो, आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं, कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula but different structures और orientation। ठीक है, तो पहले तो ये डेफिनेशन आप लोग को समझना है कि आइसोमर्स कहते किसको है। तो वो सारा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसमें या तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा या फिर उसका ओरिएंटेशन अलग होगा। अब अगर स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ओरिएंटेशन अगर अलग होता है तो उनको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो होता है, आइसोमर्स का ब्रॉड क्लासिफिकेशन वो कुछ ऐसा होता है कि उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरे तरफ है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बाबू सेम होना जरूरी है, आइसोमर्स है तो। स्ट्रक्चरल आइसोमर वो हो गया जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। तो आप बोले कि सर ये स्ट्रक्चर अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि उसमें डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। आप जब उन आइसोमर्स का नाम लिखोगे आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम ही अलग अलग निकल करके आएगा। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में सेम आईयूपीएसी नेम, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो इसीलिए उसका आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा। अब अगर आईयूपीएसी नेम में किसी बच्चे को डाउट है, कहीं कुछ परेशानी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का वीडियो लेक्चर का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा और उसको जाकर के चेकआउट करो और वहां पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप वहां पे सीख सकते हैं। ठीक है, खैर अगर आप लोगों को आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आता है तो फिर आप यहीं पर कंटिन्यू करो। आगे हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा, स्टीरियो आइसोमर्स में आईयूपीएसी नेम सेम होगा। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा? तो इसमें होगा डिफरेंट, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना आइसोमर से, तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस। इसमें ओरिएंटेशन डिफर करेगा। अब ये ओरिएंटेशन कैसे डिफर करेगा, इसको एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस क्लिप को देखो आप लोग, इसमें प्रैक्टिकली हम समझाएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफर करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो अलग होगा। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट उसका ओरिएंटेशन अलग है। ओरिएंटेशन अलग होने का मतलब उसका आईयूपीएसी नेम भी सेम है बट अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अगर एग्जांपल का बात करें तो जैसे ये एक हाइलाइटर है, अभी इसमें कैप जो अटैच्ड है वो यहां से अटैच्ड है टॉप पे। अगर इस कैप को हम यहां से निकालकर यहां पीछे अटैच कर देते हैं, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ना तो हम उसका मास डिक्रीज किए ना इंक्रीज किए, बट ये जो फॉर्म बना है ये पुराने वाले फॉर्म का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बदल दिए हैं। अभी जब ऐसा लगा हुआ था तो आप देखो आपको सामने का जो लीड है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब इसको हम पीछे ऐसे लगा दिए हैं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया है, लास्ट टाइम के ऐसा नहीं है। तो ये दोनों आइसोमर कैसा हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। ठीक है, और अगर स्टीरियो आइसोमर का बात करें तो देखिए, जैसे मान लो हम इसको ऐसे रखें तो यहां पर उसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और यहां पे उस कैप का हुक लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। अगर इसको हम ऐसे उल्टा करके लगा दें तो देखिए स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है,
ठीक है। बट इस बार क्या हुआ है कि इस ब्रांड के ऊपर उसका हुक नहीं है, जबकि हुक पीछे तरफ है जिसके नीचे कुछ भी ब्रांड नेम नहीं है, तो ये ओरिएंटेशन डिफर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो आप लोगों के स्कूल और बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में उसका क्लासिफिकेशन है चेन आइसोमर्स। अभी हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सीखेंगे कि ये चारों का मतलब क्या है। चेन आइसोमर्स। सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट वी हैव टू स्टडी, ये है पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है। तीसरा है फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। और चौथा क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर में, दोज आर कॉल्ड मेटामर्स, मेटामर्स। ठीक है, ये चारों एक करके भी हम लोग देखेंगे। खैर, क्लासिफिकेशन पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 तरह का आप लोगों को पढ़ना है, वैसे ही स्टीरियो आइसोमर्स जो है उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। One is conformational isomerism and the other one is configurational isomerism. Isomerism. ठीक है, ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप लोगों को दिख रहा है, ये होता है सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन से। एक हम लोग सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। और ये जो कॉन्फिगरेशनल है, ये 2 तरह का होता है। अब इसमें एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के लेवल में बात करते तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इन चारों के अलावा और 2 इसमें रहता है। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं सिर्फ। एक होता है रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, और एक होता है टॉटोमर, टॉटोमर्स। लेकिन इन दोनों का मेंशन एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है, इसलिए ये स्पेसिफिकली हो गया जेई या नीट के लिए। और बाकी सारा जो आइसोमर्स है वो जेई और नीट में तो है ही, साथ में यहां पर मेंशन कर रहा है। तो हम लोगों को जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो ये है कि स्ट्रक्चर में ये 4 पढ़ेंगे, और स्टीरियो में विल डिस्कस कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और कॉन्फिगरेशन में ये 2 है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, तो एक करके शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले आप लोग को बता दिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या होगा, तो स्ट्रक्चर का अंतर होगा, या फिर आप कैसा कह सकते हैं कि आईयूपीएसी नेम इसका अलग अलग होगा। ठीक है, सबसे पहला आइसोमर जो है वो है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म। देखिए, चेन आइसोमेरिज्म यहां पे हम लिख देते हैं। इसमें जब आप लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ना, तो आईयूपीएसी नेम एक वर्ड रूट आता है ना, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, वर्ड रूट। तो चेन आइसोमर्स जो है दे डिफर इन वर्ड रूट। चेन आइसोमर वर्ड रूट में उसका डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन वर्ड रूट अलग अलग रहेगा। हम एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है और ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के स्ट्रक्चर को देखो। ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन, आई गेस नाम आप लोगों को क्लियर होगा। पहला वाला का नाम है ब्यूटेन और दूसरा वाला का नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि आप लोगों को आईयूपीएसी नेम लिखने आता है। तो इन दोनों में क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में कार्बन का संख्या सेम है, 4 कार्बन दोनों में है, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस केस में है C4H10। C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, तो इसका वर्ड रूट है ब्यूट और इसका वर्ड रूट है प्रॉप। दिख रहा है, तो ये दोनों हो गया चेन आइसोमर्स। ठीक है, चेन आइसोमर्स में वर्ड रूट डिफर होता है।
IUPAC नेम में। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये है, देखो ये जो फॉर्म हम बना रहे हैं एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा फॉर्म बना करके दे, या फिर हो सकता है कि प्रॉपरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख करके दे दे, ऐसा दे दे CH3 CH2 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 CH3 ऐसे दे दे लिख करके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है इसका IUPAC नेम है पेंटेन, पता है आप लोगों को। फिर दूसरा एक स्ट्रक्चर लिख के दे दे आप लोगों को CH3 CH, यहां पर CH3, फिर यहां CH2 और यहां CH3, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नाम लिखने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। एक और फॉर्म हम लोग इसका लिख सकते हैं ऐसा, CH3 कार्बन, यहां CH3 CH3 और यहां भी CH3, ठीक है। अब इसका नाम गौर से देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके वर्ड रूट में 3 कार्बन होगा तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम है। अब ये तीनों को आप गौर से देखो, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड द फॉर्मूला इज C5H12। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, इसका वर्ड रूट है पेंट, इसका वर्ड रूट है ब्यूट और इसका वर्ड रूट है प्रोप। तो ये तीनों चेन आइसोमर्स है, ऑल ऑफ देम आर चेन आइसोमर्स। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि चेन आइसोमर्स, पहला बात तो देखो आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये बात पक्का है। चेन आइसोमर्स में डिफरेंस किस चीज पे होता है, तो डिफरेंस होता है कि जो मेन चेन आप लेते हो ना उसका लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेन चेन पे डिपेंडेंसी IUPAC नेम में किसका होता है, वर्ड रूट का होता है, तो वर्ड रूट अलग अलग होगा, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा रहता है, ब्रांचिंग होता है, ठीक है। इसमें जैसे पेंटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, 2 मिथाइल ब्यूटेन में एक ब्रांचिंग है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में 2 ब्रांचिंग एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट चेन आइसोमरिज्म। दूसरा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसका नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में कंडीशन आप लोगों को बताते हैं, इसका वर्ड रूट सेम होता है, सेम वर्ड रूट, क्योंकि अगर वर्ड रूट डिफरेंट हुआ तब तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा, इसमें वर्ड रूट सेम रहेगा। तो भाई डिफरेंट क्या होगा, बिकॉज आइसोमर है कुछ तो अलग होना चाहिए। वर्ड रूट सेम होगा बट इट डिफर्स इन पोजिशन, इट डिफर्स इन पोजिशन। अब आप बोलेंगे सर किस चीज के पोजिशन में, तो भाई हम लोग IUPAC नेम जब लिखते हैं तो हम लोग पोजिशन किन किन चीजों का लिखते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन लिखते हैं, हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखते हैं, है ना, हम लोग फंक्शनल ग्रुप का ही पोजीशन लिखते हैं। तो डिफर्स इन पोजीशन, किसी के भी पोजीशन में अंतर आ सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें पोजीशन में अंतर आ सकता है सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में, इसमें डिफरेंस आ सकता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में, या फिर इसमें अंतर आ सकता है फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में, ठीक है। किसी भी एक चीज के पोजीशन में अगर डिफरेंस आ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नाम आप लिखिएगा 2 मिथाइल। देखो आइसोमेरिज्म सीखने के पहले एक बात पक्का रखना है कि आपको IUPAC नेम लिखने प्रॉपरली आता है, क्योंकि हम यहां पे IUPAC नेम लिखना नहीं सिखा रहे हैं आपको, हम डायरेक्टली उसका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको अगर IUPAC नेम लिखने में परेशानी तो फिर आपको समझने में यहां दिक्कत होगा, तो वैसे केस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके पहले IUPAC नेम लिखना सीख लो, एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तभी यहां पे समझ में आएगा, ठीक है। इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसको देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। पहला वाला का नाम है 2 मिथाइल पेंटेन और दूसरे वाले का नाम है 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अच्छा, आइसोमर चेक करने के पहले जरूर देख लेना, देखो इस तरह का सिली मिस्टेक एग्जाम में होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लोग नहीं देखता। इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में कितना है, 6 है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, ठीक है।
पहला वाला का नाम 2 मिथाइल पेंटेन, दूसरे वाले का नाम 3 मिथाइल पेंटेन, दोनों का वर्ड रूट सेम है, तो वर्ड रूट अगर सेम है तो मतलब कि पक्का है कि वो चेन आइसोमर नहीं है। क्या अंतर इन दोनों में देखो तो, पहला वाले पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल का पोजीशन 2 है, दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल का पोजीशन 3 है, सो दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर्स। खैर ऊपर हेडिंग दिया भाई, दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे हम लोग डिसाइड कर लिए कि ये पोजिशनल आइसोमर है। अब इसको देखो, इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या है, यहां पे 4 कार्बन है और पहला ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम है 1 ब्यूटीन, दिस 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब इसको देखिए, ये दूसरा कंपाउंड है, इसका नाम है, इसका आईयूपीएसी नेम है 2 ब्यूटीन। तो यहां फिर से वर्ड रूट दोनों का सेम है, ब्यूट, तो चेन आइसोमर तो है नहीं, पोजीशन अलग अलग है, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हो या फंक्शनल ग्रुप का हो, तो यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, तो ये भी हो गया पोजीशनल आइसोमर। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जिसमें क्या करने वाले हैं, तो 4 कार्बन है, ये पहला ही वाला कार्बन पे OH लगा दो और फिर इसमें दूसरे वाले कार्बन पे OH लगा दो। ठीक है, तो अब इन दोनों का नाम लिखने का जब बारी आएगा, तो ये पहला वाला का नाम आप क्या लिखोगे, 1 ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल। ठीक है, और इसका नाम आप लिखेंगे 2 ब्यूटेनोल। तो फिर से ये दोनों का वर्ड रूट सेम है, सिर्फ अंतर है फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में, तो इसीलिए ये दोनों भी हो गया पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, सो दो तरह का आइसोमर लोग पढ़े, चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। यहां पर एक बात हम मेंशन कर देते हैं इस जगह पे, कि जितना भी हम लोग का हाइड्रोकार्बन हम लोग को पढ़ना है, अल्केन्स या अल्कीन्स, अल्केन्स या अल्कीन्स अगर आएगा तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में सिर्फ 2 ही तरह का आइसोमरिज्म शो करता है, एक चेन और एक पोजिशनल, पोजिशनल ये दोनों शो करता है, फंक्शनल और मेटामर ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यहां अल्काइन लिखे नहीं है बट आप समझ लो, हाइड्रोकार्बन जो भी रहेगा उसमें चेन और पोजिशनल रहेगा। एक एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा कि C6H14, ठीक है, कार्बन 6 कार्बन वाला है और आपको दिख रहा है कि ये CnH2n +2 के फॉर्म का है, +2 के फॉर्म का है, यानी कि इसका जनरल फॉर्म कैसा है, इसका जनरल फॉर्म है अल्केन्स वाला फॉर्म, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, जरा निकालते हैं। तो 6 कार्बन का बगैर कोई ब्रांचिंग किए एक हम ऐसा कंपाउंड बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ब्रांचिंग करेंगे, तो 5 कार्बन किए, एक ब्रांचिंग कर दिए, और इसमें फिर क्या करेंगे, 4 कार्बन करेंगे और हम 2 ब्रांचिंग करेंगे, 4 कार्बन किए और ये 2 ब्रांचिंग कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद 3 कार्बन वाला नहीं बन सकता, बिकॉज 3 कार्बन वाले में आप कुछ भी ब्रांचिंग करोगे, अगर ऐसा कर दिए तो देखो 5 ही कार्बन हुआ है। अब कहीं पर भी एक लगाओगे तो आपको ध्यान से देखो, इसका वर्ड रूट चेंज कर गया, वर्ड रूट कितना कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग मेन चेन, ये पहला वाला कंपाउंड में ध्यान से देखो, मेन चेन 6 कार्बन का है, दूसरे वाले कंपाउंड, दूसरे वाले फॉर्म में मेन चेन 5 कार्बन का है और तीसरे वाले फॉर्म में मेन चेन 4 कार्बन का है। ठीक है, आप ट्राई भी करोगे तो 3 कार्बन वाला मेन चेन नहीं बनेगा, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 6 हो, मिनिमम 4 कार्बन का होना चाहिए। ठीक है, अब ये पहला वाला फॉर्म में तो मेरे को लग रहा है कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, इसलिए पोजीशन चेंज करने का तो सवाल ही नहीं है। इस वाले केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मिथाइल यहां पर लगा हुआ है, इसका हम ना पोजीशन चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, देखो पोजीशन चेंज हो गया ना मिथाइल का, ऐसा हो गया। और ये वाला जो थर्ड वाला केस है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे है, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है उसको किसी एक ही पोजीशन पे लगा दिए हम, देखो ऐसा कर दिए, CH3 CH3 सेम जगह पे लगा दिए। ठीक है, इसके अलावा आप इथाइल नहीं लगा सकते हो, वो वर्ड रूट को चेंज कर देगा। ये कुल मिलाकर के 5 ऐसा आइसोमर्स का बनेगा। सबका नाम लिखते हैं। पहला वाला का नाम है हेक्सेन, दूसरे वाले का नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, ये तीसरे वाले का नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये नीचे वाले का नाम है 3 मिथाइल पेंटेन, और इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल
ब्यूटेन। ठीक है, सबका नाम लिख लिए। तो कुल मिलाकर के आप देखो तो C6H14 का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना निकल करके आया? 5। ठीक है, क्या सीक्वेंस रहेगा बनाने का, ध्यान रखना। सबसे पहले आप ये वाला बना लो जिसमें कि कोई ब्रांचिंग मत करो, फिर एक ब्रांचिंग करो, फिर 2 ब्रांचिंग करो, जरूरत पड़ेगा 3 ब्रांचिंग करके देखो। यहां पे 3 ब्रांचिंग वाला कंडीशन नहीं आएगा क्योंकि आप बना करके देख लेना, वर्ड रूट चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, जिसमें एक ब्रांचिंग है उसमें जो भी आप ब्रांच में सब्स्टिट्यूएंट लगाए हो उसका पोजीशन को चेंज करके देखो कि क्या अलग पोजीशन पे जा रहा है, क्या नाम चेंज हो रहा है। जैसे इस केस में नाम चेंज हो रहा है तो भाई बढ़िया बात है। इस वाले केस में देखो कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 2 सब्स्टिट्यूएंट में आप पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे इस तरह से पोजीशन चेंज किया और नाम भी बदल गया। तो कुल मिलाकर के इसमें आइसोमर्स कितना है, तो 5 आइसोमर बन रहा है, ये 5। और इसमें आप गौर से अगर रिलेशन देखो तो मेरे को दिख रहा है कि 1, 2 और 3 ये तीनों, आप गौर से देखिए, ये तीनों चेन आइसोमर्स है बिकॉज इन तीनों का वर्ड अलग अलग है। इसमें हेक्स है, इसमें पेंट है और इसमें ब्यूट है, तो ये तीनों का वर्ड अलग अलग है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1, 2, 3 दीज 3 आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, दिख रहा है। उसी तरीके से 4 और 5 को देखो, 4 और 5 ये दोनों भी चेन है, यहां पे पेंट है, यहां पे ब्यूट है, तो ये दोनों भी कैसा आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर्स। अच्छा, एक बात और आपके मन में आ रहा होगा कि सर 4 और 5 में तो पोजीशन भी अलग है, यहां पे 3, यहां पे 2 और 2 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, पोजिशनल आइसोमर्स हम लोग तब चेक करते हैं जब हम लोग ये बात के लिए पक्के हो जाएं, श्योर हो जाए कि वो चेन आइसोमर नहीं है, यानी कि उसका वर्ड सेम होना चाहिए। देखो ऊपर ही हम लिखा चुके हैं ये वाला चीज कि पोजिशनल आइसोमर के लिए वर्ड रूट का सेम होना इज वन ऑफ द कंडीशन। अगर वर्ड रूट अलग होगा तो उसको चेन बोल देंगे हम लोग, पहले ही पोजीशन चेक ही नहीं करेंगे, इसलिए 4 और 5 चेन हो गया। ठीक है, वहीं अगर कोई बोले मेरे को कि इसमें 2 और 4 कैसा है, ध्यान से देखो 2 और 4, तो 2 और 4 में वर्ड रूट सेम है, यहां भी पेंट है, यहां भी पेंट है, वर्ड रूट सेम है, यानी कि चेन आइसोमर नहीं है। यहां पे 2 मिथाइल है, यहां पे 3 मिथाइल है, इसका मतलब 2 और 4 पोजिशनल है, पोजिशनल आइसोमर है। और उसी तरीके से आप गौर से देखो 3 और 5 आप लोगों को दिखेगा, 3 और 5 ये दोनों भी पोजिशनल आइसोमर है क्योंकि दोनों का वर्ड रूट ब्यूट है, ब्यूट इसका भी, ब्यूट इसका भी, तो ये दोनों चेन आइसोमर तो हो नहीं सकता है। लेकिन यहां पे पोजीशन 2,3 है, यहां पोजीशन 2,2 है, तो ये हो गया अगेन पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को पोजीशन और चेन आइसोमर क्या होता है, और कोई फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हम लोगों को पढ़ना है, एंड दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल आइसोमर किन चीजों में डिफर करता है, तो दे डिफर्स इन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग होना चाहिए, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना कंडीशन है ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला देखो CH3 CH2O CH3। सबसे पहले ये आप देखो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो कि मेरे को सेम दिख रहा है, ऑब्वियसली हम सेम लेके ही बनाए। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है अल्कोहल, दिख रहा है सब लोगों को, OH ग्रुप है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है ईथर, OCH3 प्रेजेंट है, तो ईथर। नाम भी आप लिख सकते हैं, वैसे नाम यहां पे काम नहीं है। ये पहला वाला का नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल और इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये दोनों में आप देख रहे हैं फंक्शनल रूप अलग अलग है, एक में अल्कोहल एक में ईथर, तो ये दोनों हो गया फंक्शनल आइसोमर। ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर मिलाना है कि सेम है। एक और एग्जांपल देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3, और दूसरे जगह CH3C डबल, सॉरी CH3
CH2 और C डबल बॉन्ड OH। फिर से आप चेक कर लो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहले वाले में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है कीटोन, और दूसरे वाले में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये है एल्डिहाइड। एक में कीटोन है और एक में है एल्डिहाइड, तो ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर हो गया। ठीक है, दो एग्जांपल देख लिए हम लोग, अल्कोहल ईथर देख लिए, कीटोन एल्डिहाइड देख लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो इस केस में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है आप लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसा लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर। जल्दी से चेक कर लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इन दोनों का, जो कि दिख रहा है हम लोग को सेम है। एक में फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, तो ये दोनों भी हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर आई गेस कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग होना चाहिए, तो फंक्शनल आइसोमर्स होगा। और चौथा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, आइसोमरिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। और मेटामेरिज्म शो करने वाला जो आइसोमर्स है उसको हम लोग कहते हैं मेटामर्स। अब मेटामर्स किस चीज में डिफर करता है भाई? चेन आइसोमर डिफर कर रहा है वर्ड रूट में, पोजिशन आइसोमर डिफर कर रहा है पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल आइसोमर डिफर कर रहा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसमें। मेटामर्स किस चीज में डिफर करता है? मेटामर्स डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप, देखो क्या है ये चीज। कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो मेन चेन को ना डिवाइड करता है, जैसे एग्जांपल के लिए इथर्स। इथर्स आर फंक्शनल ग्रुप जो कि मेन चेन को ना डिवाइड करता है, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। CH3 CH2 CH2 OCH3 इथर हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा चेंज करेंगे, CH3 CH2 OCH2 CH3। देखिए तो क्या चेंज हुआ है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप इथर है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप इथर है। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल देते हैं हम लोग तो फिर वो तो फंक्शनल आइसोमर हो जाता। दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन है? इथर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें इस इथर के एक तरफ ये 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, और इसमें इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन। तो वो जो चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड, ये देखो डिफिनेशन, उसके अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, वो तो अलग हो गया ना, है ना। क्या बोलने का मतलब है कि ये मेटामर्स किस चीज में डिफर कर रहा है, ये हम यहां पे पूरा लिख लेते हैं। मेटामर्स दे डिफर्स इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड, यानी कि कोई भी चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अराउंड कार्बन का संख्या अलग अलग हो जाएगा। यहां पर 3 कार्बन 1 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन 2 कार्बन, तो ये दोनों मेटामर्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इथर चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप है उसी तरीके से ईस्टर भी चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एक ईस्टर हो गया। इसमें हम फिर से एक काम करने वाले हैं कि ये देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है वो चेन डिवाइडिंग फंक्शनल ग्रुप है। इधर से एक कार्बन को उठा के राइट साइड फेंक देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OCH2 CH3, ये हो गया। अब यहां फिर से देखो, इधर लेफ्ट साइड में 3 कार्बन, राइट साइड में 1 कार्बन, यहां पे लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट साइड में 2 कार्बन, ये दोनों भी क्या हो गया? मेटामर्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे इथर एग्जांपल आप लोगों को दिख गया, ईस्टर एग्जांपल दिख गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई गेस कि इतना में आप लोगों का स्कूल का एग्जाम और बोर्ड एग्जाम कवर हो जाएगा, बट एग्जांपल और देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसको ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलो बाकी सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा ही हम लिख दे रहे हैं, एक कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं। ये देखिए, और ये दूसरा केस देखो, ध्यान दो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है कीटोन। ये देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी ये देखो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है।
इसमें इस कीटोनिक ग्रुप के लेफ्ट साइड में एक कार्बन है और राइट साइड में गौर से देखिए कितना कार्बन है, 3। लेफ्ट में 1, राइट में 3। इसमें देखो इसके लेफ्ट में कितना है, 2, और राइट में भी कितना है, 2। तो क्या हो रहा है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। ठीक है, प्रायोरिटी क्लियर रखना है। प्रायोरिटी से हम लोग ऊपर बात किए ना कि अगर कोई चेन हो रहा है तो उसका प्रायोरिटी पोजिशनल के आगे रहेगा, है ना। पोजिशन तभी चेक करेंगे जब पक्का हो जाए कि वो चेन नहीं है, वर्ड रूट सेम है, तभी पोजिशन देखेंगे। उसी तरीके से फंक्शनल का प्रायोरिटी जो है वो मेटामर से ऊपर है, यानी कि जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होगा तब तक आप मेटामर नहीं चेक करेंगे। से इसमें कीटोन, इसमें कीटोन, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया, तो अब मेटामर चेक करेंगे, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, यानी कि अब ये हो गया मेटामर। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। मान लो ऐसा होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। गौर से देखिए, अब क्या है ना कि आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट में एक भी नहीं, 0 है। यहां पे लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो ये मेटामर हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ना फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड दिख रहा है, एल्डिहाइड, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया तो ये कैसा आइसोमर हो गया, ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? तो यहां पे वापस से ऊपर लिखते हैं, मेटामर्स डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप बट दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। मेटामर में फंक्शनल ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को चारों पार्ट क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर का, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स के बारे में। ठीक है, नाउ विल डिस्कस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो पहला बात तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दे डिफर इन ओरिएंटेशन नॉट इन द स्ट्रक्चर। तो स्टीरियो आइसोमर्स का IUPAC नेम सेम होगा, स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अटैचमेंट अलग हो गया है कि जैसे यहां पे देखो ना, इस सब में अटैचमेंट अलग हो रहा है, यहां C डबल बॉन्ड O पे H लगा हुआ है, यहां पे C डबल बॉन्ड पे H लगा ही नहीं, तो अटैचमेंट में डिफर हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, अटैचमेंट डिफर करता है। स्टीरियो आइसोमर में अटैचमेंट डिफर नहीं करता, सिर्फ ओरिएंटेशन का वहां पर फर्क पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑब्वियसली IUPAC नेम सेम होगा, इट डिफर्स in the orientation around डबल बॉन्ड। ठीक है, वैसे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के स्टैंडर्ड पे जाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, बट आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम के लेवल पे अगर बात करें तो डबल बॉन्ड के अराउंड का ओरिएंटेशन डिस्कस करने से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को समझ में आता है और उतना ही पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझाते हैं आप लोग को। नाउ दिस कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग कहते हैं 2-ब्यूटीन। इसमें जो ये डबल बॉन्ड बीच में आप लोगों को दिख रहा है, इसके अराउंड का ओरिएंटेशन को हम चेंज करेंगे और देखेंगे किस तरह का फॉर्म आता है। जैसे C डबल बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। अब देखिए जो लेफ्ट वाला कार्बन है इसमें 2 ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक CH3। तो इसको लगा दिए ऐसे, एक हाइड्रोजन लगा दिए और एक इसमें लगा दिए CH3। फिर इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन एक CH3 लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन लगा दिए और एक CH3 लगा दिए। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो एक जैसा ग्रुप्स है, यानी कि हाइड्रोजन और CH3 वो एक तरफ है, दोनों H सेम साइड है, दोनों CH3 सेम साइड है। इसको बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म, दिस कॉल्ड सिस फॉर्म। और दूसरा वाला फॉर्म कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड C, किसी एक कार्बन का जो अटैचमेंट था ओरिएंटेशन उसको वैसे ही रहने दो, दूसरे वाले का रिवर्स कर दो, CH3H। ये 2-ब्यूटीन का हम लोग बात कर रहे हैं। और यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो एक जैसा ग्रुप्स है वो सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड है, दिख रहा है, हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड है, CH3 भी अपोजिट साइड है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, तो एक जैसा ग्रुप अगर सेम साइड में रहेगा तो सिस फॉर्म, और एक जैसा ग्रुप अगर अपोजिट साइड में रहा तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें एक और डेटा आप देख लो, जैसे ये सिस फॉर्म है तो इस सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट अब देखो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट, दिस नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि CH3 और ये CH3 का डाइपोल जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में ये CH3 और CH3 जो कि 180 डिग्रीज पे ओरिएंटेड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट अगर जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल किस नेचर का है, पोलर, और डाइपोल मोमेंट अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल का यहां पर नेचर क्या हो गया, नॉन पोलर। नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो जाए तो मॉलिक्यूल कहलाता है नॉन पोलर, और नेट डाइपोल मोमेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉलिक्यूल कहलाएगा पोलर। ठीक है, लेकिन इसको क्या जनरलाइज नहीं कर लेना, ये नहीं कि याद कर लिए कि जब भी ट्रांसफॉर्म रहेगा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, नहीं, ये 2 ब्यूटेन वाले केस में है, ये 2 ब्यूटेन वाले केस में है। अब एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां CH3, दिस मॉलिक्यूल इज 2-पेंटीन, दिस मॉलिक्यूल इज 2-पेंटीन, 2-पेंटीन। अब इसका अगर हम सिस और ट्रांसफॉर्म बनाएं तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो C डबल बॉन्ड C लिखे। अब इस कार्बन पे लगा हुआ है हाइड्रोजन एक और एक इथाइल ग्रुप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप C2H5, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन और यहां पे एक लग गया मिथाइल ग्रुप। यहां पे हाइड्रोजन देखिए एक जैसा ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गया सिस फॉर्म, सिस फॉर्म, और दूसरा C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन के अराउंड जो ओरिएंटेशन है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको सेम रहने दो, और दूसरे कार्बन वाले को पलट दो, ऐसा हो गया। अब यहां पे जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन वो अपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब इसमें आप गौर से देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल सिस और ट्रांस दोनों ही पोलर है। दिस डाइपोल मोमेंट इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों दोनों पोलर है, देखिए समझिए, क्योंकि चलो ये तो सिस फॉर्म है, ये तो पोलर होगा ही, इसका डाइपोल तो वैसे भी कटेगा नहीं। ट्रांस को देखते हैं, ट्रांस में क्या है कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप का डाइपोल मोमेंट कटेगा नहीं, कटेगा थोड़ी। अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम होता तो उसके डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता। देखो यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फाइन, 180 डिग्री पे अलाइंड है, लेकिन सिर्फ 180 डिग्री पे दो वेक्टर अलाइंड हो तो वो कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होना चाहिए। तो यहां पर C2H5 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन और CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए ग्रुप्स को भी सेम होना जरूरी है, तो दोनों ही पोलर हो गया। यहां पर सिस फॉर्म भी पोलर है और ट्रांस फॉर्म भी पोलर है, तो ये जनरलाइज नहीं करना है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस हमेशा नॉन पोलर ही होगा। हाँ, सिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे ये वाला अल्कीन देखो ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, दिख रहा है, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल वाले केस में डाइपोल मोमेंट कटेगा नहीं, लेकिन अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है, 2-ब्यूटीन इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, सिमेट्रिकल अल्कीन, तो वैसे केस में डाइपोल मोमेंट ट्रांसफॉर्म का कट जाएगा और वो नॉन पोलर हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल वाले में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आई गेस क्लियर है आप लोगों को। एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे इसको देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा अल्कीन। अब ये वाला कार्बन अल्कीन वाला कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे दो ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और CH3, और इस कार्बन पे जो दो ग्रुप प्रेजेंट है दोनों हाइड्रोजन। तो कभी भी ऐसा हो जाए ना बाबू कि अल्कीन वाला जो दो कार्बन है, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन अल्कीन वाला कार्बन है, तो अल्कीन वाला जो दो कार्बन है उसमें कोई एक भी कार्बन ऐसा हो जिसमें दोनों ग्रुप सेम हो, चाहे तो ये लेफ्ट वाला चाहे वो राइट वाला। जैसे लेफ्ट वाले में दोनों अलग अलग है तो ये तो एलिजिबल था, लेकिन राइट वाला में दोनों ग्रुप सेम हो गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों एच को आप पलट भी देते हैं तो ओरिएंटेशन सेम रहेगा, ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड क्या लिखेंगे हम लोग, डज नॉट शो
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा? क्लियर है। अल्कीन में जो 2 कार्बन इन्वॉल्व होता है, उन दोनों में से कोई एक भी कार्बन ऐसा हो जाए जिससे जुड़ा हुआ 2 ग्रुप सेम हो जाए, तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो क्लियर हो गया मेरे को लगता है आप लोग को। अगला जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये समझने के पहले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, आप लोगों को पहले यह समझना पड़ेगा कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, एक कायरल कार्बन किसको बोलते हैं। तो उसके लिए ये वाला वीडियो देखो, इससे क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं और एक कायरल कार्बन किसको बोलते हैं। जैसे एक प्रॉपर लाइट होता है, एक नॉर्मल लाइट होता है, तो उसमें जो फोटॉन्स का वाइब्रेशन होता है वो सारे डायरेक्शन में होता है इस तरीके से। ये एक नॉर्मल लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। दिस वन इज नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट, जो एक नॉर्मल लाइट होता है उसमें फोटॉन्स का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है। इस नॉर्मल लाइट को अगर हम लोग एक प्रिज्म से क्रॉस करें, तो इस नॉर्मल लाइट को अगर हम लोग एक प्रिज्म से क्रॉस करें, तो आपको दिख रहा है कि ये जो अलग अलग डायरेक्शन में फोटॉन्स का वाइब्रेशन है, सारा फोटॉन का वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के लाइट को हम लोग नाम देते हैं पोलराइज्ड लाइट। दिस कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। कभी अगर डिफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में आ गया तो ध्यान रखना, पोलराइज्ड लाइट इज द वन इन विच ऑल द फोटॉन्स हैव वाइब्रेशंस इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है सारा का सारा फोटोन। इस पोलराइज्ड लाइट को हम एक ट्यूब से क्रॉस कर रहे हैं और उस ट्यूब के अंदर एक कंपाउंड ए ये फील्ड है। ठीक है, तो जब इस ट्यूब में ये पोलराइज्ड लाइट इंटर किया था तो उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन इस तरीके से वर्टिकल था, ये आप लोग को दिख रहा है। जब वही पोलराइज्ड लाइट इस ट्यूब से बाहर एग्जिट कर रहा होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जिस ओरिएंटेशन में ये अंदर गया था वैसे ये बाहर निकल जाए, यानी कि इसका जो प्लेन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए। ठीक है, जिस तरीके से अंदर गया था ये पोलराइज्ड लाइट वैसे ही बाहर निकला है, यानी द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो रोटेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो कंपाउंड ए है, जो उस ट्यूब के अंदर में भरा हुआ है, कंपाउंड ए, दिस इज ऑप्टिकली, दिस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का जो कंपाउंड ए है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर जैसा गया था प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वैसे ही निकल जाता है तो। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि यहां ट्यूब से जो पोलराइज्ड लाइट निकला उसके प्लेन में डिफ्लेक्शन आ जाए। ठीक है, और वो जैसा गया था वैसा ही नहीं निकले, थोड़ा सा उसका प्लेन रोटेट होकर के निकल जाए। अगर ऐसा होता है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट डिफ्लेक्ट होकर के निकलता है, रोटेट होकर के निकलता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो कंपाउंड ए है, जो ट्यूब के अंदर कंपाउंड भरा हुआ है, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो पहला तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि कोई भी एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जब वो उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। कायरल कार्बन एक ऐसे कार्बन को बोलते हैं जो कि पहला बात कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ साथ उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, दैट कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसमें ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है ना sp3, वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो अटैचमेंट है वो अलग अलग एटम से है। ठीक है, एक एग्जांपल का बात करें तो जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, इस पे एक लगा हुआ है CH3, एक यहां पर लगा हुआ है C2H5। ठीक है, अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियसली प्लेनर तो होगा नहीं। अगर 2 बॉन्ड प्लेन में हो गया है तो एक बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन होगा और एक बॉन्ड इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक है,
तो मान लीजिए ये आउटसाइड द प्लेन वाला बॉन्ड Cl है और ये चौथा वाला बॉन्ड जो कि इनसाइड द प्लेन है ये है मान लीजिए H, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि पहली बात तो ये कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि इससे जो 4 ग्रुप अटैच्ड है ये चारों अलग अलग है, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ H और एक तरफ Cl। ठीक है, तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, ये बात समझ में आ गया कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, यानी कि ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो अटैचमेंट है वो अलग अलग एटम से है। ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप से है, इनफैक्ट अगर प्रॉपर्ली बोलते तो अलग ग्रुप्स, बिकॉज इसमें ऊपर भी कार्बन से अटैचमेंट है, इसमें इधर भी कार्बन से अटैचमेंट है, बट ओवरऑल ग्रुप डिफरेंट है। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर एक कार्बन कायरल है तो जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इस कंपाउंड से गुजरेगा तो ये कायरल कार्बन वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा कि पूरे कंपाउंड से इस कार्बन को कुछ खास मतलब नहीं है, इसको सिर्फ खुद से मतलब है कि हम अगर कायरल हैं और एक पोलराइज्ड लाइट मेरे तरफ आ रहा है तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दें। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को 2 बात समझ में आया, एक ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, और कायरल कार्बन का सिग्निफिकेंस क्या है कि कायरल कार्बन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं। तो यहां पे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, पहला बात तो ये स्टीरियो आइसोमर है तो नाम में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो वो सारा स्टीरियो आइसोमर्स that shows different optical rotation, अब इसका मतलब क्या है कि that shows different optical rotation, that it rotates plane of polarized light with different angles, क्लियर ये वाला चीज कि वो सारा स्टीरियो आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग एंगल से रोटेट करे वो सब को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, अलग अलग एंगल से रोटेट करे। ठीक है, जैसे इसको देखो ऊपर वाला एग्जांपल, यहां पे ये जो कार्बन आप लोगों को दिख रहा है स्टार मार्क, ये कायरल कार्बन है, इससे चारों ग्रुप जो अटैच्ड है वो अलग अलग है, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 और एक तरफ OH, एक तरफ H। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग सीखे कि कायरल कार्बन का जिम्मा क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन का एक ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल होगा, है ना, एंड दैट एंगल इज मॉड ऑफ अल्फा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन हम फिक्स करके थोड़ी दिए हैं। ठीक है, ये तो कायरल कार्बन है, अब कायरल कार्बन जो होता है उसका एक एंगल होता है वो घुमाएगा, तो ये वाला कार्बन का एंगल है मॉड ऑफ अल्फा, यानी कि ये प्लस अल्फा एंगल से भी रोटेट कर सकता है डिपेंडिंग कि वो कौन सा ओरिएंटेशन में है, ये माइनस अल्फा से भी रोटेट कर सकता है डिपेंडिंग कि वो कौन सा ओरिएंटेशन में है। ठीक है, तो जब ये प्लस अल्फा से रोटेट करेगा और जब ये माइनस अल्फा से रोटेट करेगा तो ये दोनों कंपाउंड, ये कंपाउंड है मान लीजिए ए फॉर्म है इसका, ये बी फॉर्म है, तो ये ए और बी ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ, ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखेंगे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, एक कायरल कार्बन है तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल से रोटेट करेगा, दैट मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ अल्फा। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये जो OH ग्रुप है ये कहां पर अलाइंड है, ये CH3 के पास है, CH3 OH के पास है, ओरिएंटेशन अगर आप इसका डिफर करोगे तो ये वाला एंगल का मैग्नीट्यूड नहीं अलग होगा, सिर्फ क्या होगा, डेक्स्ट्रो से लिवो, लिवो से डेक्स्ट्रो, यानी कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यही होगा। ठीक है, तो इसका कोई एक ओरिएंटेशन ऐसा होगा जो प्लस अल्फा एंगल से रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, कोई एक ऐसा ओरिएंटेशन होगा जो माइनस अल्फा से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो आइसोमर इसका प्लस अल्फा से रोटेट किया और जो आइसोमर माइनस अल्फा से रोटेट किया, ये ही दोनों को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। जैसे कि यहां पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। इसी को हम ऐसे करके अगर लिख दें, देखिए ये जो कार्बन स्टार मार्क्ड कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वही बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन है वो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ था, एक लगा हुआ था OH, एक इसमें लगा हुआ था CH3, एक इसमें लगा हुआ था C2H5 और एक इसमें लगा हुआ था H, ठीक है। और जब इसका मिरर इमेज हम लोग बनाएंगे, मिरर हो गया और यहां पे उसका इमेज बना, तो H का इमेज यहां बन जाएगा, CH3 का इमेज यहां, जो पास है उसका पास में, जो दूर है उसका दूर, OH का इमेज यहां पे और यहां पे C2H5 का, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला कंपाउंड किन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर। तो अगर इसका एंगल अल्फा है प्लस अल्फा, तो इस वाले का एंगल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, या वाइस वर्सा, इसका अगर माइनस अल्फा है तो इसका प्लस अल्फा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो गया, 2। अगर किसी में कायरल कार्बन 1 होता है, नंबर ऑफ इफ देयर इज 1 chiral carbon, then number of optical isomers is equal to 2। अगर एक कायरल कार्बन होगा तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे इसमें इस तरह क्वेश्चन भी एक पूछता है कई बार एग्जाम में, एक सवाल ऐसे ही देते हैं आप लोग को, मिनिमम या स्मॉलेस्ट अल्केन विथ अ कायरल कार्बन, कोई एक अल्केन का स्ट्रक्चर बनाइए जो सबसे छोटा अल्केन हो और उसमें एक कायरल कार्बन हो। देखो कैसे बनेगा, जैसे कार्बन है, अब क्योंकि स्मॉलेस्ट करना है और इस कार्बन पे चारों ग्रुप को अलग अलग लगाना है, तो हम लोग धीरे धीरे ग्रुप्स का साइज को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो एक इसमें लगा दिया हम हाइड्रोजन, ऑब्वियसली एक तो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, तो एक H तो लगा ही सकते हैं, छोटा मॉलिक्यूल। अब दूसरा वाला बॉन्ड में H नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज H हो गया तो दोबारा फिर से अगर H लगा देंगे तो फिर वो कार्बन कायरल नहीं होगा। तो यहां पे एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा दिए CH3, ठीक है। अब तीसरा वाला बॉन्ड में ना H लगा सकते हैं ना CH3 लगा सकते हैं, बिकॉज फिर वो कायरल करना है चारों अलग अलग। तो यहां पे हम क्या लगा दिए, यहां पे हम लगा दिए C2H5। और उसके बाद फिर जो चौथा वाला बॉन्ड है उसमें इन तीनों में से कोई ग्रुप नहीं लगा सकते, उसमें क्या लगा देंगे हम, C3H7, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप। तो आप देख रहे हैं ये सबसे छोटा अल्केन हुआ जिसमें कि ये वाला कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, 3 कार्बन इधर, 2 इधर, 5 6 7, यानी कि C7H16 is the molecular formula of the smallest alkane containing 1 chiral carbon। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक है स्टीरियोआइसोमर में जो हम लोग को जानना है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बाकी दोनों स्टीरियो आइसोमर हम लोग समझ गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, इट डिफर्स इन ओरिएंटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज द एंगल विथ विच दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। उसी तरीके से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो होता है, जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स differs in orientation around single bond, सिंगल बॉन्ड के अराउंड उसका ओरिएंटेशन को अगर आप चेंज करेंगे तो बन जाएगा कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, देखिए CH3 दिस इज इथेन, ठीक है, इथेन। इसमें हम एक फॉर्म बना रहे हैं, देखना थोड़ा सा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऐसे लिख दिए, ये कार्बन है एक और ये दूसरा कार्बन है। अब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3, तो वो तीनों हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखेंगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3। थोड़ा 3D वाला फिगर समझना है, ये 3 हाइड्रोजन है और ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में H वाला, और ये वाला बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन है।
ठीक है। और फिर दूसरे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारा एटम कौन है? तो ये सारा एटम है हाइड्रोजन एटम। ये हो गया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, एक कार्बन को फिक्स कर देते हैं, ये बाहर वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को, और इस बॉन्ड को हम रोटेट करते हैं, जबकि ये वाला कार्बन का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर जाएगा, और उसको रोटेट कर देते हैं हम 60 डिग्री से। तो जैसे ही 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, अब कैसा फोटो आपको दिखेगा? सोचो, ऐसे है। ये बाहर वाला जो कार्बन है, ये लेफ्ट वाला कार्बन, इस पे जो 3H है वो तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज उस कार्बन को हम फिक्स कर दिए थे, वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो राइट वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, 3D में सब सोचना है, ये वाला कार्बन आगे है और ये वाला कार्बन किधर है? पीछे है, ठीक है। उसको 60 डिग्री से हम रोटेट कर दिए, तो उसमें अब हाइड्रोजन का जो बॉन्ड्स है वो ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है? वो 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, तो ये वाला H यहां चला गया, ये H यहां आ गया, ये H यहां आ गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो दो फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है, इन्हीं दोनों को हम लोग कहते हैं कॉन्फॉर्मर। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से ये वाला फॉर्म बन गया, ठीक है। ये पहला फॉर्म में ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। नाम भी क्लियर होगा। एक्लिप्स होता है सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि एक कोई चीज जो है वो दूसरे वाले के जस्ट सामने आ जाए तो एक्लिप्स हो जाता है ना। तो ये हाइड्रोजन के सामने आ गया, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। और यहां पे आप गौर से देखो, इस H के जस्ट पीछे, यानी यहां पे कोई H नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे ये एक्लिप्स्ड नहीं है, यानी कि इस केस में कोई भी एटम दूसरा एटम को छुपा नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड, यानी कि छितराया हुआ, ठीक है। तो इथेन का ये दो कॉन्फॉर्मर्स आप लोग क्लियर है, इक्लिप्स्ड फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन को छिपा रहा है, और स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें कि कोई किसी एटम को छिपा नहीं रहा है, ठीक है। और ये जो आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है, इसमें दोनों कार्बन ये आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये जो पूरा फॉर्म है, पूरा प्रोजेक्शन है, देखने का तरीका, इसका नाम होता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है कि इथेन का दोनों कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो दोनों कार्बन दिखाई पड़ रहा है, 3D फोटो है, बट आप इस तरीके का फोटो बनाए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हैं कि दोनों कार्बन आपको सामने से दिख रहा है, एक बाहर एक अंदर है, बट देखने का जो विजन का जो डायरेक्शन है उसमें आपको दोनों कार्बन प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। एक दूसरा प्रोजेक्शन इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। सॉ हॉर्स कौन सा है? ये सॉ हॉर्स ऊपर वाला प्रोजेक्शन है जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, दैट इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। और दूसरा प्रोजेक्शन एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें क्या होता है ना कि जैसे यहां पे दो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये दोनों कार्बन, तो ये दोनों कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। न्यूमैन में क्या होता है, एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, जैसे इथेन का ही बना रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, CH3 इथेन है। इसे मान लीजिए ये वाला कार्बन बाहर है जो मेरे को दिख रहा है, तो ये है वो कार्बन, ये है वो कार्बन, तो इस पे जुड़ा हुआ जो 3 CH3 ग्रुप है, सॉरी जो 3 H ग्रुप है, हाइड्रोजन है जो तीनों, ये वो तीनों हाइड्रोजन है, ये तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये पीछे वाला जो कार्बन है वो इसी कार्बन के जस्ट पीछे है, जो कि छुप गया है, जो कि छुप गया है ना। आप ऐसे देख रहे हैं, इधर साइड से देख रहे हैं, आप इधर साइड से देख रहे हैं कि आपको ये कार्बन तो दिख रहा है और ये कार्बन छिप जा रहा है। तो वो कार्बन को कैसे दिखाएंगे हम? तो ऐसे गोल बना लेते हैं, ऐसे गोल, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसे गोल बना लिए, और ये 3H बाहर वाले कार्बन का तीनों हाइड्रोजन है जो आपको दिख रहा है, और वो बाहर वाला कार्बन कौन है? ये है वो बाहर वाला कार्बन, ठीक है। अंदर वाला कार्बन मेरे को विजिबल नहीं है, तो उसका तीनों H कुछ इस तरीके से, बाबू देखो ध्यान दो, ये एक H है, ये एक H है, ये एक H है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? 3D में सोचने की कोशिश करना है कि ये बाहर वाला कार्बन है, ये बाहर वाला कार्बन है, अंदर वाला कार्बन मेरे को दिख नहीं रहा है, बट हल्का सा तिरछा होकर के 1 डिग्री 2 डिग्री पे हम देख रहे हैं उसको, तो ये पीछे वाला कार्बन का हाइड्रोजन है जो छुपा हुआ है कार्बन, ठीक है। फिर से ये वाला फॉर्म कौन सा है? तो ये वाला H, ये H के जस्ट पीछे, ये H, ये H के जस्ट पीछे, ये H, ये H के जस्ट पीछे, यानी कि जो ये सॉ हॉर्स में ये वाला स्ट्रक्चर था, कौन सा? इक्लिप्स्ड, ये न्यूमैन में ये है इक्लिप्स्ड,
वो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये वाला इक्लिप्स्ड फॉर्म जो न्यूमैन में आप लोगों को दिख रहा है और ये वाला इक्लिप्स्ड फॉर्म जो सॉहर्स में आप लोगों को दिख रहा है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ अंतर है आपके विजन के डायरेक्शन का, कि इसमें आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं और इसमें आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसमें आप ऐसे डायरेक्शन में देख रहे हैं कि दोनों कार्बन दिखाई पड़ रहा है, और इसमें आप ऐसे डायरेक्शन में देख रहे हैं कि एक कार्बन दिखाई पड़ रहा है और एक छिप जा रहा है। तो ये अगर इक्लिप्स्ड है तो इसको अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कर दिए तो सोचो इसका स्टैगर्ड फॉर्म कैसा बनेगा। ये गोल हो गया, ये बाहर वाले कार्बन को हम डिस्टर्ब नहीं किए, इसका ये तीनों हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से। लेकिन अंदर वाला क्योंकि 60 डिग्री से रोटेट हुआ है तो उसका हाइड्रोजन अब ये बाहर वाले H के बीच में आ जाएगा ऐसा, यानी कोई भी हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम को छुपा नहीं रहा है। ये वाला हो गया, ठीक है। कैसा फोटो है ये वाला फोटो, देखो सोचो आप यहां से अगर देख रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन से अगर आप देख रहे हैं तो वैसे केस में आपको ये वाला कार्बन सामने दिखेगा, पीछे छुपा हुआ दिखेगा, लेकिन इस H के जस्ट पीछे कोई नहीं है, इस H के जस्ट पीछे कोई नहीं है, तो इसीलिए कोई भी हाइड्रोजन दूसरे एटम को छुपा नहीं रहा है। दिस वन इज स्टैगर्ड, ये फॉर्म हो गया स्टैगर्ड, ठीक है। तो आई गेस आप लोग क्लियर हो गया। इथेन में जो कॉन्फॉर्मर्स हम लोग बनाते हैं वो कॉन्फॉर्मर इनफैक्ट कोई भी अल्केन में वो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन पे बन रहा है और उसका नाम कुछ इस तरीके से है। हाँ, प्रोजेक्शन दोनों ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो, कि ये हो गया सॉर प्रोजेक्शन जहां दोनों कार्बन आपको दिख रहा है, और ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन जहां पे आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन छुपा हुआ है, ठीक है। अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि सर सिर्फ दो ही कॉन्फॉर्मर्स होगा, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड ही? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो फेमस कॉन्फॉर्मर्स है। ये दोनों वैसा कॉन्फॉर्मर्स का नाम प्रॉपरली रखा गया है 60 डिग्री के रोटेशन पे, यानी कि एक केस में H को पूरा छुपा रहा है, एक केस में आप देख रहे हैं ये दो H जो है बाहर वाले कार्बन के उसके बीचों बीच ये अंदर वाला H है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया कॉन्फॉर्मर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मर्स। बट इसके अलावा देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, यानी कि जरूरी थोड़ी है बाबू कि हमको 60 डिग्री से रोटेट करना है, मेरे को वो सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना है, हम किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। हम उसमें से ऐसे ही एक बना देते हैं कॉन्फॉर्मर। देखो ऐसा बन सकता है कि ये बाहर वाला कार्बन है H H H, और अंदर वाला जो कार्बन है उसको आप 0 डिग्री पे भी नहीं रखें कि इक्लिप्स हो जाए, 60 पे भी नहीं रखें कि स्टैगर्ड हो जाए, बीच में कुछ ऐसा हो गया है। वो देखो है ना, कोई एक एंगल से उसको रोटेट किए, ना तो वो इक्लिप्स्ड है ना वो स्टैगर्ड है। इस तरह का फॉर्म में तो अनगिनत होगा, है ना। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को छोड़ दिया है तो बीच में जितना भी एंगल्स है वो सब का सब फॉर्म को हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म्स, ठीक है। तो 60-60 डिग्री के मल्टीपल पे अगर बनाओगे तो इक्लिप्स स्टैगर्ड रहेगा, और उसके अलावा जितना भी फॉर्म रहेगा उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग करेंगे स्क्यू फॉर्म। सो दैट्स इट। आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग आइसोमेरिज्म देख लिए। आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया आइसोमेरिज्म का, कि स्ट्रक्चर आइसोमर किसको बोलते हैं, स्टीरियो किसको बोलते हैं, और उसमें जो जो क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का उसका बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये वाला वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके स्कूल के टर्मिनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स को आइसोमेरिज्म टॉपिक में ही इससे बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में जाना है, बहुत सारा बात करना है उसमें, ठीक है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए कि ये वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, और वैसे भी यहाँ पे हम लोग तो मिले ही हैं सिर्फ स्कूल और बोर्ड एग्जाम के डिस्कशन के लिए। सो आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख लो, नोट्स बढ़िया से बना लो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। थैंक यू।